अब आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which factors of production are privately owned and goods and services are produced with the objective of earning maximum profit. In a capitalist or market oriented economy, there is no central authority to guide the choice of goods and services. The production is in the hands of individuals, farmers, manufacturers, producers, service providers and others. The resources like land, labor, capital, etc. are owned privately by people. All these individuals produce for the market and are guided by profit motive. तो क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि एक सिस्टम चल रहा है जहाँ पे कि प्रोडक्शन बहुत ही प्राइवेटली ओन्ड होता है. प्राइवेटली ओन्ड मतलब सबका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से, सबकी अपने मन के हिसाब से उन्हें जो करना है वो करेंगे. उनको जिस काम से बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि लाइक कोई गलत काम करेंगे, लेकिन जो भी काम से उनको लगता है कि उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है और उन्हें अच्छे खासे पैसे वो कमा पा रहे हैं, वो उस चीज़ में जाने की कोशिश करेंगे. और वो कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में फ़ायदा कर सके, अपना रुपए के मामले में हो या फिर पैसे बचाने के मामले में हो. तो इसीलिए कैपिटलिस्ट में पूरा मार्केट ओरिएंटेड होता है कि कौन कितना ज़्यादा पैसे कमा सकता है. और वहाँ पे कोई भी ऐसा उनके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता जो उनको बोल सके कि नहीं आप ये गलत चीज़ें नहीं कर सकते. तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से भी काम करने लग जाएंगे, अपने मन के मुताबिक बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाने लग जाएंगे नॉर्मल सामानों के जिनके पैसे एक्चुअल में कम होने चाहिए. और ये सब इंडिविजुअल्स के हाथ में, पर पर्सन के ऊपर है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है. जैसे कि किसान है या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो चीज़ें बनाते हैं, और प्रोड्यूसर्स भी वही, सर्विस प्रोवाइडर्स जो लोग सर्विसेज देते हैं, चाहे टीचर्स, डॉक्टर्स और इन सब को देखा जाए तो. और इसके अलावा क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब लोगों के द्वारा खुद ही कमाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि उनको लाइक कुछ का आपका ये काम है तो आप थोड़े दिन के लिए ले सकते हो या फिर ऐसी चीज़ें. वो सब खुद ही वो जगह खरीद लेते हैं और वो उनका, या फिर कोई भी सामान उससे रिलेटेड हो वो खरीद लेते हैं, या फिर लोगों को पैसे देना वो खुद ही देते हैं. उनके ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता है उनके ऊपर कि उनको कितना, किसको क्या देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए. तो वो सब अपने मन के इच्छा के हिसाब से करते हैं. और ये सारे लोग मार्केट में जो होते हैं वो केवल अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरह से फ़ायदे के बारे में सोचते हुए एक दूसरे लड़ने वाली इकोनॉमी है. दे प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स which are demanded by the consumers. They try to produce the goods in the cheapest possible way so that they can earn maximum profit. These individual producers will try to move their resources away from producing things which people do not buy towards the production of goods which people like to buy. The products are meant for the people who demand such products and can afford to buy these. तो अब क्या होता है, इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल लेके समझ सकते हैं. जैसे कि सैलड वाले मतलब सब्जियां हैं, और एक तरफ है कि आलू चाट में जो या पाव भाजी में जो भाजी में जो सब्जियां डलती है वो सब्जियां हैं. तो क्या होता है कि अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहोगे ना, क्योंकि सबको टेस्ट की ज़रूरत है, कोई भी नॉर्मली सैलड खाना तो पसंद करता है नहीं, तो वो क्या करेंगे कि अगर उन सब चीज़ों के बारे में ऑर्डर मिल रहा है तो वो केवल वही चीज़ें बनाएंगे ना, और सैलड से रिलेटेड जितनी भी सब्जियां हैं उनको उगाना बंद कर देंगे, उनको बेचना बंद कर देंगे, या फिर उससे रिलेटेड जैसे कुछ और भी वो चीज़ें देना बंद कर देंगे, मार्केट में लाना बंद कर देंगे. तो इसीलिए क्या होता है कि जो जिन चीज़ों का डिमांड आ रहा है, जो चीज़ें लोग ख़रीदना चाहते हैं, उस हिसाब से ही वो चीज़ें ख़रीदते हैं. और वो भी चाहेंगे कि कितना ज़्यादा लाइक कम रेट में, कम उसकी क्वालिटी को कम करते हुए बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बेचते. चाहे ऐसा एक आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे दूध में जो पानी मिला दिया जाता है,
क्यों मिला दिया जाता है? ताकि वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाए उसका जो कंसिस्टेंसी है, जो उसका दूध का जो मोटापा है, और भले ही लोगों को पतला दूध मिले, उनको लॉस हो, लेकिन हमको तो पैसे कमाने हैं, हमको तो फ़ायदा कराना है। इसी को बेस करते हुए चलता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं वो उनके लिए बनते हैं जो उनको ख़रीद सकते हैं। और जैसे अगर कहा जाए कि 20 रुपए के चावल है, लेकिन एक गरीब इंसान 10 रुपए की ही चावल खरीद सकता है, तो उस 10 रुपए मतलब उस इंसान के बारे में कोई नहीं सोचेगा, वो चाहे जिए मरे उसके मतलब नहीं है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर धनी लोग हैं वही जी सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सब काम होगा, उनकी डिमांड के हिसाब से, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो वो इसीलिए उनके हिसाब से सब काम करना पसंद करेंगे। फिर आ जाता है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, Rajan is a businessman who produces shirts. He realizes that a lot of shirts, इसमें केवल शर्ट ही है। मुझे हंसी आ रही है सही में, केवल शर्ट के बारे में बात करनी है इनको। चलो कोई नहीं, राजन, मेरे फेवरेट टॉपिक्स खाना है इसलिए मैं मोस्टली खाने के एग्जाम्पल्स देती रहती हूँ। राजन इज अ बिजनेसमैन हु प्रोड्यूसेस शर्ट्स, नहीं दही भले चलो पढ़ाई। हाँ, he realized that a lot of his shirts remain unsold. He also observed that young boys and girls are wearing t-shirts these days. These young people are willing to spend money nowadays on t-shirts rather than shirts. As Rajan's profit has started falling, he decides to produce t-shirts instead of shirts. As his resources are limited, he diverts his resources to production of t-shirts to satisfy the demands of the young people. Rajan now can produce the t-shirts by employing 2 sewing machines and all his 10 workers. By this process, each t-shirt would cost him 100 rupees. Another option for Rajan is to produce t-shirt by using 5 machines and 8 workers, in which the t-shirt would cost 125. Rajan would choose the first and cheapest method because he wants to make profit, as he can by selling his t-shirts. He can make as much as he profit as he can by selling his t-shirts. Now Rajan's t-shirts are very popular among the youngsters. He earns higher profits now than what he was earning when he was producing shirts. The youngest people who can afford to pay ₹100 are wearing the t-shirt produced by Rajan. तो इसमें एक सेम ही पूरी तरह से एग्जाम्पल दे दिया गया है, जिस तरीके से उसने पहले स्टार्टिंग में समझाया था कि पहले तो वो शर्ट बेचता है, लेकिन उसको पता चला कि लोग आजकल शर्ट नहीं पहनते, आजकल टी शर्ट पहनने का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि वो उसके तो लॉस होए जा रहा है और उसके फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, उसका घाटा ही होता जा रहा है। तो इसीलिए उसने सोचा कि अब मैं प्रॉफिट बनाने के लिए टी शर्ट्स प्रोड्यूस करूँगा। तो टी शर्ट्स में या तो वो 2 स्विंग मशीन और 10 वर्कर्स लगा के टी शर्ट बना सकता है, जिससे कि उसको एक टी शर्ट 100 रुपये का पड़ेगा, या तो वो 5 मशीन और 8 वर्कर्स लगा के बना सकता है टी शर्ट, जो कि उसको 125 रुपये का एक टी शर्ट पड़ेगा। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो यही चूज़ करेगा कि वो 100 रुपये वाले टी शर्ट्स बनाए, क्योंकि उसको दूसरी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वर्कर का क्या है क्या नहीं है, और उनको वर्कर को कितना काम करना पड़ता है, उनको 2 ही मशीन दी गई है। वो बस अपने बारे में सोचेगा कि नहीं, मेरे को 5 मशीन और 8 लोगों को 5 मशीनें नहीं देनी है लेके, मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसीलिए मैं तो उसको वो 100 रुपये वाले प्लान को ही अपनाऊंगा। तो इसीलिए क्या होता है, अब वो उसने अपने प्रॉफिट के हिसाब से सोचा कि उसको 100 रुपये में बेचने हैं जो, तो वो मतलब 100 रुपये में बेचने मतलब क्या, उसको 100 रुपये का पड़ेगा, सेम रेट तो वो सेम ही लगा रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब बेचते वक्त सेलिंग प्राइस सेम है, ये सारा कॉस्ट प्राइस है, जो कि 100 रुपये है ना, उसको कितने में पड़ेगा, तो वो पहले वाले में उसको 100 रुपये का ही पड़ेगा, भले ही क्वालिटी शायद थोड़ी सी मतलब उस पे लोग काम कर रहे हैं ना, लेबर्स काम कर रहे हैं, तो इतना अच्छा क्वालिटी होगा नहीं, पर मशीन में उसको पूरा
कहते हैं ना मशीन से बहुत स्टिचेस डाल देते हैं फटाफट, तो वो 125 का पड़ेगा, तो वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि वो कम से कम, भले क्वालिटी कम हो जाए, लेकिन मेरे को वो 100 रुपये वाला आइडिया ही अपनाना है ताकि मैं अपने प्रॉफिट बढ़ा सकूं, और वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा मुझे। उसके बाद क्या होता है कि उससे उसके हायर प्रॉफिट्स हायर हो जाते हैं और वो अच्छा कमाने भी लगता है, और उसके बाद जो लोग उससे मतलब वो 100 रुपये वाले जो टी शर्ट जो खरीद सकते हैं, वो उससे आके 100 वो वाले टी शर्ट्स आके खरीदते हैं। तो अब आता है 10 द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of a capitalist economic system are given below. Only those goods and services are produced which the consumer wants. Maximum quantity of goods are produced at the minimum cost per unit. Goods and services are produced for everyone who can pay for them. केवल जो लोग एक्चुअली में उसके लिए पैसे दे सकते हैं, केवल उनके लिए ही गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, वो बेचारे कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए, उनका मतलब सब तहस नहस हो जाए, लेकिन उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बात ये थर्ड पॉइंट है। और उसके अलावा सेकेंड पॉइंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम पैसे में बनाने की कोशिश करेगा। और पहला जो पॉइंट था वो था कि वही चीज़ें बनाई जाएगी जो एक्चुअली में डिमांड में है, ना कि वो चीज़ें जो कि बनानी भी चाहिए उन चीज़ों पर। तो इससे क्या है ना, एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही बंद हो जाएगा कि नई चीज़ें बनाने का, कि वो जो चीज़ें लोगों को चाहिए बस वही बनता रहेगा। फिर आ जाता है रिसोर्सेज अलोकेशन इन अ प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम। In a planned economic system, there is a central planning authority of the government which decides what to produce, how to produce, and for whom to produce. The planning authority sets the production targets. अब हम पहले ये पढ़ समझ लेते हैं कि जो वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना, वो कैसे सही होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम होने से गवर्नमेंट के पास सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जिससे कि वो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे उन सब को सही करने में और उन सब के बारे में सोच के विचार के और सारे रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए काम करेगा। और द प्लानिंग अथॉरिटी सेट्स द प्रोडक्शन टारगेट। पहले तो वो टारगेट रखेगा कि क्या क्या कितना बनाना है। द गवर्नमेंट सेट्स गोल्स एंड द फर्म्स ट्राई टू मीट द गोल्स। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अलग कंपनीज़ हैं, उनके लिए वो पहले एक गोल रखेगा कि आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और फिर बाकी के जो कंपनीज़, फर्म्स, फैक्ट्रीज़ ये सब हैं, वो उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इतने पैसे में इतना काम करना है। When there is an agreement on the targets, the firms start the production. जब वो फैक्ट्रीज, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, इन सबको इनकी बात अच्छी लगी कि हाँ आप जो बोल रहे हो हम इससे अग्री करते हैं और हम आपकी मतलब इस आइडिया से संतुष्ट हैं हम, क्योंकि मैन्युफैक्चर को ही अगर सही से पैसे नहीं मिलेगा तो वो लोगों के लिए कैसे चीज़ें बनाएगा। और केवल अगर मैन्युफैक्चर अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा तो लोगों के लिए पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, जैसे कि वो मतलब कमी होने लगेगी चीज़ों की। तो इसलिए एक मिड ग्राउंड लेने के लिए अगर वो चीज़ मैन्युफैक्चरर्स को और फर्म्स को अच्छी लगती है तो मान जाते हैं और प्रोडक्शन शुरू करते हैं। इट इज़ अनलाइक द मार्केट इकोनॉमीज वेयर पीपल हु हैव मनी कैन सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड पीपल हु डू नॉट हैव मनी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द थिंग्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो इससे वही जो मैंने कहा था कि जो लोगों के पास पैसे नहीं है वो कुछ नहीं कर पाते थे, वैसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है। और अगर जिन लोगों को वो गवर्नमेंट के आइडियाज़ अच्छे लगेंगे, केवल वही लोग उस चीज़ को बनाने के लिए आगे आएंगे। तो इस तरह से वो चीज़ भी बन जाएगी और शायद कम रेट में भी बहुत लोगों को मिल सके। उसके बाद आ जाता है in a planned system the government wants everybody to be equal. They produce the good which everybody needs and can be shared equally by everyone. It is not that people who can afford can have more. At least in case of services like health and education, roads and housing, everyone should get equal opportunity irrespective ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी। कि हम सारी चीज़ों के साथ तो वैसा नहीं कर सकते, इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो जो धनी लोग हैं उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ और वो जो खुद से ख़रीद सकते वो तो होंगी, लेकिन जो सर्विसेज हैं जैसे कि पढ़ाई हो गया या फिर हेल्थ केयर चेकअप्स और ये सब,
जो चीज़ें हैं, इन सब में सबको इक्वली ट्रीट किया जाए और इक्वली उन सब का देखभाल की जाए, इसकी गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि सब उसके आगे जैसे बराबर हैं वैसे ही रहे, इकोनॉमिक वाइज भी। इट इज़ नॉट द पीपल हु कैन अफोर्ड, ये तो हो गया। उसके बाद आ जाता है 10 इन केस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमीज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विच इट थिंक्स पीपल शुड हैव एंड नॉट what people think they should have। इसके बाद क्या, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट सबके बारे में सोच के एक चीज़ डिसाइड करता है, लेकिन हम जब सोचते हैं ना तो हम केवल अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में सोच के बाकी सबके बारे में ना सोच के कोई भी चीज़ की डिमांड करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए पॉलिसीज़ या फिर जो गोल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सबके हिसाब से, पूरी समाज के हिसाब से सोच के बनाए होते हैं। Thus, the government produces goods and services to satisfy the wants of the masses। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की कमी को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट काम करता है। इसके बाद आ जाता है एज द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड देयर क्वांटिटीज इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस मोर सेक्टर्स स्कूटर्स एंड ट्रैक्टर्स वेयर एज द कंज्यूमर डिमांड कार। तो भले ही जो लोग महंगा, जिनके पास पैसा है वही कार की डिमांड करेंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट जब ये सोच रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए क्या नहीं, तो स्कूटर्स और ट्रैक्टर्स ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो खेती बाड़ी है उस करने वाले लोग हैं उनको पहले वालों को तो 2 व्हीलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और बाद वालों को ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो जुताई और वो सब कर सकें। रिगार्डिंग हाउ टू प्रोड्यूस द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मे नॉट बी able to calculate the cost of so many things and there is a danger that resources are not allocated in an ideal manner। अब कैसे प्रोड्यूस करना है, ये चीज़ की प्लानिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैसे हम रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बना सके, ये सब कुछ सोचना बहुत ज़्यादा एक सोचने का काम है, बहुत ज़्यादा खतरे का काम है, क्योंकि अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे हर एक चीज़ का और तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो सकती है। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ whom टू प्रोड्यूस। अच्छा, ये सेंट्रल वो क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि लोगों की बेसिक नीड्स क्या है। द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर सॉट टू बी सेटिस्फाइड। इन चीज़ों को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। Everyone is treated alike and no one gets precedence over the other. It is however said that planned economic systems does not allocate the resources in the most ideal manner, as it is not based on the choice and preference of the people. It is based on the decision of the government. However, the system is based on the principle of social welfare। तो अब देखते हैं कि जब हम सबको एक समान ट्रीट करते हैं और किसी को भी एक से ज़्यादा या एक से कम सर्विसेज के मामले में या जो मोस्ट चीज़ों में जो कि सबके लिए होनी चाहिए, खाना पीना और रहने के लिए घर, इन सब चीज़ों में बहुत ही सबके लिए बैलेंस और न्यूट्रल टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम में ये सब आइडियल मैनर में करना बहुत ही मुश्किल है और चॉइसेस और प्रेफरेंस लोगों के जानना भी बहुत मुश्किल है और ये सब लोगों के द्वारा और मतलब उनके चॉइस और प्रेफरेंस से ज़्यादा, मतलब कुछ लोगों के प्रेफरेंस से ज़्यादा पूरी कंट्री के लिए बनाया जाता है और इसीलिए वो गवर्नमेंट बनाती है। वो एक इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होता है, या कुछ ग्रुप के द्वारा नहीं बनाया होता, पूरी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होता है और सब उस पर एग्री करते हैं तो ही वो सिस्टम लागू होता है। और यही सिस्टम क्या करता है कि पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा होता है। Resources of allocation in a mixed economy. A mixed economic system combines government planning with the free market economy. No economy in the world is totally centrally planned or totally market oriented. Most of the economies today are mixed economies. तो अब हम देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे होता है। तो हमने पहले पढ़ लिया कि जो
मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो केवल पैसे को वैल्यू दी जाती, क्वालिटी और बाकी सब लोगों के बारे में सोचना और उन सब चीज़ें, वो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फिश इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट में जाएंगे तो अगर हम सबके बारे में ही इतना सोचते फिरेंगे तो फिर सब लोग तो लीजी हो जाके काम ही नहीं करेंगे, राइट। तो कोई धनी बनने की कोशिश नहीं करेगा कि धनी को तो जो मिल रहा है, मैं तो कम काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे को ये चीज़ें मिल रही है, मैं तो पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता फिर भी मुझे सब चीज़ें मिल रही है, तो बहुत ढीले ढाले हो जाएंगे, फिर शायद रिच लोग भी काम करना पसंद नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी ही नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है ना कि हम सब मोस्टली मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं, जहाँ कुछ सर्विसेज तो ऐसी हैं जो सब लोगों के लिए है और जो बेसिक नीड्स है लोगों की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि केवल धनी लोगों को मिलती है। क्यों? ताकि लोग भी अपने हिसाब से अपनी मेहनत से आगे आने की और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और पूरी दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमीज है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि लोग और मार्केट में जो हैं लोग इंडिविजुअल्स वो चुनते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल चुनते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। जो लोग खुद के हिसाब से सोचते हैं वो मार्केट में प्रॉफिट कमाने के भी सोचते हैं, और जो गवर्नमेंट के हिसाब से सोचते हैं वो लोगों का भला करने के लिए सोचते हैं। अब सेम ही टाइप का अगर दोनों बिजनेस खोले, गवर्नमेंट एक बिजनेस खोल ले और एक ये क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर वाला एक बिजनेस खोल ले, तो मोस्टली लोग गवर्नमेंट वाले के पास आएंगे अगर वो लोग अपने में कुछ चेंज नहीं करते हैं तो इसीलिए तो गवर्नमेंट में कम पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और अगर केवल प्राइवेट सेक्टर से ही लिया जाए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही रहा जाए, तो बिजनेसमैन को फ़ायदा कराने के लिए क्वालिटी कम कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वालों के पास नहीं होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जो खरीदार और कंज्यूमर्स हैं। तो इसलिए उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। It combines the efficiency of the production with the justice of distribution. The government owns scarce resources to produce goods and services that they think the country and the people need. People and firms in the private sector also own some scarce resources with the aim of making as much money as possible. Thus, mixed economy attempts to combine the advantages of market economic system with the advantages of planned economic system. तो जिस तरह से मैंने पहले भी ये चीज़ अब इतनी बार बता चुकी हूँ, आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो लास्ट लाइन पे आ जाते हैं कि इसमें इकोनॉमिक मतलब पैसे के बारे में भी सोचा जाता है और प्लान करके कि क्या करना सही होगा, कितना कौन सी चीज़ बनाना सही होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, ये इसके बारे में भी सोचा गया होता है। अब आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट इकोनॉमी इन अ प्लान्ड इकोनॉमी। इतना अच्छे से समझा चुके हैं, आई थिंक आप इसका आंसर जान चुके होंगे कि मार्केट इकोनॉमी में पैसे के बारे में सोचा जाता है और उसके मेन 3 जो पॉइंट्स दिए गए थे वो लिख सकते हो और उसको थोड़ा एलाबोरेट करके लिख देना। उसके साथ बाद प्लान्ड इकोनॉमी में ये है कि मासेस के बारे में सोचा जाता है, केवल ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। और उसके बाद गवर्नमेंट कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा होता है और क्या कैसे करना चाहिए वो लक्ष्य पहले बनाते हैं, फिर फर्म्स को जिनको सही लगता है वो उसको आके ज्वाइन करते हैं और इसी तरह से वो उनका मेन एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और कम मतलब अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। फॉर हुम आर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फॉर हुम मतलब फॉर द पीपल हु कैन पे अ प्राइस एंड हु आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और इस तरह से to bring out the equality between the rich and poor and to fill the gap in it. उसके बाद आ जाता है for whom do the goods are produced in a market economy। तो मार्केट इकोनॉमी में किसके लिए बनाया जाता है ये हमने जस्ट अभी लास्ट में पढ़ा है, उससे लिख सकते हैं। वी हैव डिस्कस द टोटल रिसोर्सेज ऑफ लिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज। इन डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस द
government economy has to take decisions regarding the allocation of resources among thousands of different possible commodities. Let us assume the economy is producing only two commodities, wheat and bicycle. What the limitation of the total resources if all the resources are utilized in production of wheat? 20 quintals of wheat can be produced and no production of bicycle will take place. If more resources are being diverted towards the production of bicycle, little amount will be left for the production of wheat. Similarly, all these resources are being used for in the production of bicycles. 100 bicycles can produce and no resources would be left to the production of wheat. तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि व्हीट और बाइसाइकिल इन दोनों को अगर हमको प्रोड्यूस करना हो तो व्हीट क्या है, अगर 20 क्विंटल अगर प्रोड्यूस करना हो, जैसे कि यहाँ पे टेबल दिया गया है, तो बाइसाइकिल 0 हो सकती है. फिर और एक पॉसिबिलिटी दी गई है और एक तरह से हम काम कर सकते हैं जिसमें 8 क्विंटल व्हीट बनाया जाए तो 30 बाइसाइकिल दिए जा सकते हैं. उसी तरह क्या बोलते हैं 0 क्विंटल अगर व्हीट हो तो फिर 100 बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. अगर 2 क्विंटल व्हीट हो तो 75 बाइसाइकिल्स बन सकते हैं. तो इस तरह हम मिडिल ग्राउंड पे जहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे दोनों का एकदम बीच बीच में आ जाता है, बीच बीच में गाना है बट हाँ, तो लाइक एकदम मेन उसका बीच का पार्ट आ जाता है जहाँ बैलेंस हो जाता है. हर एक चीज़ में जो कहा ना बैलेंस ज़रूरी है, तो जहाँ पे इन दोनों का बैलेंस हो जाता है वो है सी वाले उसमें सी वाली पॉसिबिलिटी में, क्योंकि उसमें 5 क्विंटल्स ऑफ व्हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है और 60 बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो इन द अबव टेबल शोज एन एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, wheat and bicycles. There are only 5 possibilities. There can be many more possibilities. If some amount of wheat is given up, we can have more bicycle. If some bicycles are given up, more wheat can be produced. Therefore, the scarce resources are employed in a various combination to get alternative production possibilities. तो मैंने जो बैलेंस करने की बात की वो कहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम लाना है, जहाँ पे हमको इक्वली दोनों चीज़ें चाहिए. लेकिन अगर हमको हमारे लोग ऑलरेडी कम हैं जो कि बाइसाइकिल चलाते हैं तो ठीक है, व्हीट तो फिर भी हमेशा के लिए यूज़ होगा. और अगर हमारे आसपास लोग ज़्यादा हैं जो कि बाइसाइकिल चलाते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, व्हीट तो चलो सब लोग उगा ले रहे हैं लेकिन अब बाइसाइकिल्स नहीं है गांव में, तो फिर हम बाइसाइकिल्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. Full utilization of resources. The other central problem of an economy relates to full utilization of resources, land, labor, capital. You have seen that you can have more of bicycles by sacrificing some amount of wheat. If all the resources of the economy are fully employed, then the quantity of one commodity can be increased only by foregoing some quantity of the other. तो यही चीज़ है जो कि अलग अलग तरीके से उसने पहले बता दिया और आई थिंक मैंने अभी उससे जस्ट पहले यही समझाया है. इसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी एक गुड या सर्विस की, जिससे कि हम दूसरे में वो सारा लेबर या कैपिटल डाल सके ताकि वो उसमें रिसोर्सेज डाल के हम उस दूसरे वाली चीज़ को प्रोड्यूस कर सकें. तो दिस हैपन्स व्हेन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली. और ये जो सही मायनों में किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है ये कब हो पाता है, जब एफिशिएंटली एक काम चले, काम सब सोच समझ के किया जाए कि लोगों को क्या चाहिए उस बारे में भी सोचा जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी की जाए इस बारे में भी सोचा जाए. तो दोनों को मिडिल ग्राउंड को लेते हुए हमको ये सोचना पड़ता है. बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस एफिशिएंटली. द फैक्टर्स आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड एंड द प्रोडक्शन इज बिलो द ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी. यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स हु आर अनएम्प्लॉयड डिस्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड. तो बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग किसी चीज़ के पीछे पैसे तो लगा देते हैं लेकिन हमको पता है
कि लाइक उस चीज़ की इतनी डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं होगी उस चीज़ की इतनी, तो सप्लाई ज़्यादा करके भी क्या फ़ायदा। इससे क्या होता है, हमने सप्लाई तो कर दी, लेकिन वो सप्लाई जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, वो यूज़ में नहीं आया, उसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उसको प्रोड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, उसको बनाने से अब कुछ तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ जानना, और केवल पैसों वाले फ़ायदे की बात नहीं, पैसे तो चलो खर्च हुए भी हुए, इतना टाइम भी खर्च हुआ जिसके टाइम पे कुछ और बनाया जा सकता था जो लोग दूसरे लोगों के लिए काम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी कमी है, लेकिन उनको ना बनाते हुए हमने ये बनाने की कोशिश की, चाहे वो गुड हो या सर्विस हो, पर वो काम नहीं आया। और इसी तरह जैसे कि हम लोग आज पहले बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने की कोशिश करते थे, और एजुकेशन पॉलिसी से तो आई थिंक चेंज होगा, लेकिन हो सकता है कि सिंगर्स की कमी हो, आर्टिशियंस की कमी हो, लेकिन लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने में ही ऐसे तुले पड़े थे कि बाकी सारी चीज़ें बनना और बनाना बहुत ही मुश्किल था दूसरों को। उसके बाद आ जाता है कि सिमिलरली इन आवर एग्रीकल्चरल लैंड वी सी ग्रोथ ऑफ ओनली वन क्रॉप इन अ ईयर। दिस is not a good sign, as the resources are already scarce. If these resources are also not utilized fully, it is wastage of resources. Thus it is the duty of an economy to ensure that the scarce resources do not remain unutilized and underutilized. तो इसी तरह से अगर हमारे एग्रीकल्चर लैंड को देखा जाए, खेती बाड़ी की ज़मीन को, वहाँ पे अगर हम केवल टमाटर ही हो गए, तो टमाटर अगर चावल दाल नहीं होंगे, अलग अलग सब्जियां नहीं होंगी, तो आप खाओगे किसके साथ। केवल टमाटर कितने दिन खाओगे। तो हर एक जितना जिस चीज़ की ज़रूरत है, और जैसे चावल दाल की वो हर सब्ज़ी के साथ खाई जाती है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्ज़ी को ही उगाते रहोगे ज़्यादा, और चावल दाल बहुत कम मात्रा में उगाओगे, तो भी नहीं चलेगा। तो भी टमाटर तो वेस्ट ही होना है ना, इतना ज़्यादा टमाटर तो बिकेंगे नहीं अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इस तरह से हमको ये देखना है कि हम कैसे अपने कैपिटल और पैसों को हो, चाहे मशीनरी और उसके पीछे जो टूल्स लगे हैं, जितना खर्चा भी हुआ है, वो सब इस तरह से इस्तेमाल करें, इस तरह से हर चीज़ को देखें कि हमको ऐसा लगे कि जितना भी हमने इसके पीछे काम लगाया है, जितना भी हमने अपने एफर्ट्स दिए हैं, वो एक्चुअली में यूज़ हुआ है, ना कि ऐसे ही रह के वेस्ट हुआ है। तो इसीलिए ये ड्यूटी बनती है एक इकोनॉमी की, ये एक इकोनॉमी का काम ही है कि वो ये बनाए रखे कि उसके जो, एक तो वैसे ही रिसोर्सेस कम है, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड ही है कि जितना चाहे यूज़ करते रहो, जितना चाहे वेस्ट करते रहो, फ़र्क ही नहीं पड़ना, ये सब तो ख़त्म ही नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत कम ही है लोगों के, और बहुत लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उनको कम इस्तेमाल करना, या फिर बहुत इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो वेस्ट हो जाए, या फिर उनको बिना इस्तेमाल करने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ देना, जिससे कि वो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक इकोनॉमी में। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इफ़ रिसोर्सेज लाइक लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी कैन बी एड्रेस्ड। दस फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी, the resources available to the economy should grow. It is only though the effective growth of resources that the society can enjoy a higher standard of living. This is how the countries have developed. If the resources have failed to grow, the countries continue to be underdeveloped. Thus the economy should make efforts so that the resources grow gradually to meet the growing ends. तो अब हम आ जाते हैं कि ग्रोथ केवल ये नहीं कि ऑलरेडी तो रिसोर्सेज कम हैं और बाकी सब चीज़ें कम हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो कैसे उनकी बढ़ोतरी हो, इस बारे में अगर नहीं सोचेंगे, तो जितना हम खा रहे उतना ही उगा रहे हैं, बस उतने में ख़त्म हो, मतलब जितना खाना है उतना ही उगा रहे हैं, तो हम बाहर बेचना और ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीज़ें नहीं होगी, जिसके वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंट नहीं होगा। हम जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पे रहेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, वैसे इकोनॉमी वाइज भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें, रिसोर्सेज को बनाया जाना, मतलब उनकी बढ़ोतरी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम
बढ़ोतरी कर पाएंगे रिसोर्सेज की, और तो ही हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, एक क्वालिटी वाली लाइफ जी पाएंगे। और इसी तरह से ही कंट्रीज़ भी आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुद आगे बढ़ गए। उनके आगे बढ़ने के पीछे यही कारण है कि उन्होंने बढ़ोतरी करने का सोचा उनके पास जो चीज़ें हैं। और जो इस चीज़ के पीछे काम नहीं लगाता है वो चीज़ें फेलियर होके रह जाती है और वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाती हैं। तो अगर हमको डेवलप्ड या कंट्रीज़ बनानी, या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो चल रही हैं वो कैसे होंगी, अगर हम ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे। अब आता है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर जैसे कि 1 एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कह सकते हैं कि पानी को बहुत कम यूटिलाइज़ किया जाता है, पानी को बहुत वेस्ट किया जाता है कि पानी आ रहा है तो उसको बस ऐसे ही खुला छोड़ दो, या फिर उसको जैसे कि एक जगह इस्तेमाल करने के बाद, थोड़ा सा किसी चीज़ को धोने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसको कहीं पानी का कुछ और भी इस्तेमाल उसके हो सकते हैं, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो वाटर को कैसे अंडर यूटिलाइज़ किया जाता है, या फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम और वो सब चीज़ें, उनको भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है या वेस्टेज होती है उनको। वेस्टेज की तो बात नहीं की, अंडर यूटिलाइजेशन इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। मेरे दिमाग में फ़िलहाल यही चीज़ें आ रही है, तो लिख लेना या फिर सर्च कर लेना इंटरनेट पे। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस में मुझे लगता है कि पहली बात तो एक तो न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके बहुत मतलब फ़ायदे हैं, और उसको और सोलर एनर्जी को भी कहा जा सकता है कि उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और एक होता है आईटी टेक्नोलॉजी, जितना टेक्नोलॉजी भी ग्रोथ करने में रिसोर्सेज को, और उससे बहुत रिसोर्सेज बचाया भी जा सकता है और उनको ग्रो भी किया जा सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं, और आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई नो थोड़ा लंबा चला, लेकिन आई एम जस्ट ग्लैड कि ये कंप्लीट हो गया, एंड आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड मीट यू सून, टाटा।